मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख करके हुमायूं कबीर ने भावनाओं को हवा दी। उनका दावा है कि अब मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर के नहीं रहेगा। और वैसी ही पार्टी के साथ गठबंधन की सुगबुगाहट ने दीदी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। जानकार ये कहते हैं कि अगर ये मुस्लिम वोट बैंक अगर बटा तो दीदी के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्थिति हो जाएगी। वोट बैंक में सेंध, हुमायूं कबीर और ओवैसी इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर जो कुल मुस्लिम वोटर की संख्या है वो 34% है। 294 में से 100 सीटों पर इनका प्रभाव है। ये 2021 की बात कर रही हूं, जब पहले चुनाव हुए थे कि 100 सीटों पर इनका प्रभाव है। 2010 के बाद टीएमसी ने हालांकि यहां पर कब्जा कर लिया और 2026 में ममता बनर्जी की राह लेकिन अब मुश्किल नजर आ रही है। उसकी वजह उन्हीं की पार्टी के कभी विधायक रहे हुमायूं कबीर, जिन्होंने गठबंधन कर लिया ओवैसी से। अब ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध हमारी तो बिल्कुल होगी, हुमायूं कबीर करेंगे और ओवैसी भी करेंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और बाबरी पर हुमायूं की तरफ से मुस्लिमों का झुकाव देखने को मिलने लगा। ममता के वोट बैंक में सेंध, हुमायूं और ओवैसी इसी तरीके से लगाएंगे। हुमायूं कबीर का लक्ष्य क्या है वो जरा जान लीजिए। हुमायूं कबीर का लक्ष्य उन 90 से ज्यादा सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 40 से अधिक फीसदी है, वो 90 सीटें इनकी निशाने पर है कि कहीं से किसी भी तरीके से उनका वोट वहां से खसीट लिया जाए। और इनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी को अब अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा। दीदी के लिए अब आगे कुआ पीछे खाई वाली नौबत है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ अपने ही पुराने साथियों की बगावत। हालांकि ममता दीदी के अलावा मुस्लिम वोटर्स पर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी तो बैठी हुई है। वो भी तो नजरें टिका करके बैठी हुई है कि कुछ मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के पास भी जाएंगे, लेफ्ट के पास भी जाएंगे। अब बंगाल का मुस्लिम फैक्टर ही यही है। वहां की जो आबादी है वो 34% है और इनकी जो निर्णायक स्थिति है वो 40 से 50%। अब आपको बंगाल का धर्म कांटा भी बता देते हैं। मुस्लिम और हिंदू आबादी आखिरकार वहां पर कितनी है? अगर हिंदुओं की बात की जाए तो ये आंकड़ा 71% का नजर आता है और मुस्लिमों का ये आंकड़ा है 27% का। लेकिन ये जो 27% है, ये 27% 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए हर पार्टी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को किसी तरीके से हथिया ले, हिंदुओं का वोट क्योंकि बट जाता है। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त यही स्थिति बनी हुई थी। जो 71% में से हिंदुओं के जो वोट थे उसमें से अगर इनका ओवरऑल परसेंटेज आप देखेंगे तो 50% वोट बीजेपी को गए। इसी में से 30 से 35% वोट जो है वो टीएमसी को गए और बाकी वोट अन्य पार्टियों में बट गए थे। लेकिन जो ये 27% मुस्लिम आबादी है, उनका जो वोट प्रतिशत था वो टीएमसी के पक्ष में अच्छा खासा था, 75% था और बीजेपी को मात्र 7%। इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि इस वोट बैंक में सेंध लगा दी जाए। अब क्या हुमायूं कबीर वाकई में किंग मेकर बनेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर के रह जाएगा? हालांकि ये 4 मई की वो तारीख बता देगी कि बंगाल का ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी पे करूंगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल है कि क्या 2026 चुनाव में मुस्लिम दीदी के सियासी पारी का अंत करने वाले? ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा में कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से रत्नाकर सिंह, टीएमसी से विश्वजीत घोष और एआईएमआईएम से मनमोहन झा गामा। सौरभ गौड़ हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ेंगे। शेखर कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल तालार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शेखर कुमार जी, आप ही से मेरा यह सवाल रहेगा कि इस बार ममता दीदी के इस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बहुत सारी पार्टियां एकत्रित हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार बस्ता पैक करना ही पड़ जाए? देखिए मीनाक्षी जी, बंगाल में मेरे आंकड़ों के हिसाब से 70.54% हिंदू वोटर्स हैं और सिर्फ 28-27% मुस्लिम वोट से कोई भी सरकार नहीं बना सकता। बंगाल के रहने वाले लोग जो हैं, जो कि नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, और लगातार ममता बनर्जी को समर्थन देते आ रहे हैं। और बंगाल चुनाव के बारे में एक जो नैरेटिव बंगाल से बाहर एक हिंदू मुस्लिम वाला चलाया जाता है,
पश्चिम बंगाल की जनता उसको बार बार नकारते हुए आई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर जो टीएमसी के विरोध में जो भाजपा है, भाजपा सिर्फ वहां पे वॉशिंग मशीन में धुले हुए नेताओं की बदौलत वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। जो टीएमसी से और ही आए थे। यही यही वो नेता है जिनके ऊपर बार बार भाजपा आरोप लगाती थी, और जैसे ये वॉशिंग मशीन में धुल गए और वो तुरंत पाक साफ हो गए। तो पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बात को समझ रही है। और यहां पर देखिए, ममता बनर्जी सरकार की कई नाकामियां हो सकती है, लेकिन उन नाकामियों पे बात ना करके पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का विपक्ष इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम नैरेटिव देने की जो कोशिश कर रहा है, यही कारण है कि ममता बनर्जी बार बार जीतती आ रही हैं। नहीं, आप समझे नहीं। देखिए शेखर कुमार जी, एक बात आप ये कह सकते हैं कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हुमायूं कबीर ने इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले शुरुआत की कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के साथ साथ, उसके बाद उन्होंने वहां से शिगुफा भी छोड़ दिया कि मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ ममता दीदी का अधिकार नहीं है, उसके बाद उन्होंने ओवैसी से जाकर के गठबंधन भी कर लिया। जब इतनी सारी चीजें हुई हैं, और ऐसा तो है नहीं है कि हुमायूं कबीर कोई नया नौसिखिया नेता है, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक, टीएमसी तक घाट घाट का पानी पी करके आया हुआ व्यक्ति है। अगर नेता इस तरीके का बयान देगा तो उसके पीछे की कुछ तो वजह रही होगी, छोटी मोटी। अगर वो कुछ वजह रही है, अब आप 27% भले ही आंकड़े हम भी दिखा रहे हैं, वो आंकड़े 27% मुस्लिम है, 71% हिंदू हैं, लेकिन वो 27% जब 100 सीटों पर, 90 से 100 सीटों पर ये तय करने लगे कि किंग मेकर कौन होगा, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर व्यक्ति का वोट बहुत मायने रखता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है कि आखिरकार वहां पर किंग मेकर कौन होगा। अब विश्वजीत घोष जी से जरा मैं पूछ लेती हूं कि आज जब चुनावों का ऐलान किया गया तो ये सब तो कहा ही गया कि कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, इसके साथ साथ एक बात और कह दी गई कि चुनावों के वक्त में किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो विश्वजीत घोष जी, क्या तैयारी है पार्टी की? आपको बीजेपी को भी टक्कर देनी है, आपको कांग्रेस से भी निपटना है, आपको लेफ्ट को भी टक्कर देनी है। ठीक है, लेफ्ट खत्म है, बीजेपी आपके टक्कर के मुकाबले में है, लेकिन आप ही के पार्टी से निकला हुआ एक नेता जो खुद ही ये कह रहा है कि बंगाल में अब अल्पसंख्यकों का वोट ममता दीदी को नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि इसके साथ साथ पार्टी जीत जाएगी? देखिए, बंगाल में 2026 में जो विधानसभा वोट हो रहा है, जिसका डेट डिक्लेयर किया निर्वाचन कमीशन ने, 2 फेज में वोट होगा। 2021 में 8 फेज में वोट हुआ था, 2024 में लोकसभा 7 फेज में वोट हुआ था, इस बार 2 फेज में हो रहा है। बंगाल का हर आदमी, हर जाति ममता बनर्जी का साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में डेवलपमेंट का काम क्या है पिछले 14 साल से। देखिए, दिल्ली सरकार का जो नीति आयोग एजेंसी है, उन लोग बोला है कि 14 साल में बंगाल में कम से कम 2 करोड़ आदमी का नौकरी हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी डेवलपमेंट कर रहा है। बीजेपी यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम का कल्चर का वोट कर रहा है, बंगाल का वो कल्चर नहीं है। जरा आवाज बढ़ाइएगा विश्वजीत जी की। विश्वजीत जी, जरा आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझ तक आपकी आवाज बहुत क्लियरली पहुंच नहीं रही है, मैं उसे जरा ठीक करवाती हूँ, स्पष्ट नहीं है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। रत्नाकर जी, क्या इस बार तैयारी फुल टक्कर देने की है? क्योंकि इस बार मुकाबले में ओवैसी भी है, हुमायूं कबीर भी है, तो वोट बैंक में सेंध तो उन्होंने लगानी शुरू कर दी है। तो आपको लगता है कि आप जो ये बार बार कह रहे थे कि इस बार 2026 में ममता दीदी के राज को हम खत्म करेंगे, हो पाएगा ये? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरह से ममता दीदी ने बंगाल के मां माटी और मानुष को धोखा दिया है, बंगाल की जनता इस बार इनको करारा जवाब देने वाली। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आज टीएमसी की सरकार कर रही है, बंगाल की हिंदू जनता है वो देख रही है किस तरह से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश जो इसके पीछे लगी हुई है लोगों, वो भी बंगाल की जनता देख रही है। ये बताइए, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी ही सक्षम और हिंदू हितैषी है, तो हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद का नींव रखा तो उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करने का काम किया? इनका संरक्षण प्राप्त है परोक्ष रूप से। वहीं पे अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो पश्चिम बंगाल की जो है सरकार चुप हो जाती है, होने दो कोई बात नहीं, क्योंकि ये
वोटर जो है इनके ज्यादातर मुस्लिम 27% इनको वोट देंगे तो इनकी सीट आसानी से निकल जाएगी। ये मानसिकता जो है पाल के रखी है। यही बंगाल की जनता इस बार समझ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी लानी है, विकासवादी सरकार लानी है कि वह सरकार को कंटिन्यू करना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और पश्चिम बंगाल की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में यह सरकार लिप्त है। आज मैं बता दूं, पिछले 11 साल का आंकड़ा मैं बता दूं, ये टीएमसी सरकार में 5 मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, 11 इनके विधायकों के ऊपर जांच जो है चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से देखा आपने तमाम घोटाले उजागर हुए समय समय पे, वो सारे घोटालों में ये लिप्त रहे, लेकिन ममता दीदी को वो कुछ नहीं दिखता है। ममता दीदी को क्या दिखता है कि हार रहे हैं, ये हारने के बाद एक माहौल बनाया जाए। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का विचार किया। आप बताइए, जो चुनाव आयोग पूरे देश में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव करा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही हैं। और ये ममता दीदी हैं। ममता दीदी पश्चिम बंगाल को इस तरह से कंसीडर करती हैं कि जैसे वो भारत देश की परिधि में है ही नहीं। अभी आप बताइए, राष्ट्रपति जब वहां पे आती हैं, राष्ट्रपति महोदया, तो उनका प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको जो है सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको अपमानित करने का काम किया जाता है। एसआईआर प्रक्रिया जब वहां पे होती है तो भी इनका विरोध होता है। एसआईआर प्रक्रिया नहीं होने देंगे, उसके लिए कितना इन्होंने हो हल्ला किया। उसी तरह से वक्फ बिल जब लागू करने की बात आई तो भी वो वहां पे मना कर रही थी। भाई, ये संवैधानिक प्रक्रियाएं जो है, संविधान से पास हुआ बिल है, वो आप अपने राज्य में नहीं लागू करने देते हैं। केंद्र की योजनाएं जो है वो पश्चिम बंगाल में आप आम जनता को उसका बेनिफिट नहीं लेने देती है। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि ये पश्चिम बंगाल की सरकार अच्छा, ये अपने आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, विश्वजीत जी से मैं ये पूछ भी लेती हूँ, आपको आवाज आ रही है विश्वजीत जी मेरी सही से? नहीं, अभी आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं मिल रही है। राहुल तालान जी, क्या लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि जो तमाम योजनाएं थी केंद्र की उसको लागू नहीं करने दिया गया? इसके साथ साथ अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर जाना हुआ, राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया कि क्या कुछ हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों से क्या आम जनता अपने आप को कनेक्ट करके इस चुनाव में वोट करने के लिए जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है कि अगर जो कहीं राष्ट्रपति का अपमान होता है तो राष्ट्रपति इस देश की प्रथम नागरिक हैं, तो प्रथम नागरिक का अपमान कोई राज्य करे, राज्य की सरकार करे तो देश की जनता को फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, अगर जो केंद्र की योजनाएं हैं कुछ और उनसे बंगाल के लोगों का भला हो सकता है, तो सिर्फ आप अपने अहम के कारण कि इन योजनाओं को लागू नहीं करेंगे हम, और लागू नहीं करते हैं, सिर्फ यही कि हमारा अहम है और वो जो हमारा घमंड है वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे प्रदेश की जनता का कोई भी हाल हो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक राज्य सरकार को, तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी होते हैं कि भाई आप केंद्र सरकार के साथ एकदम बिल्कुल फाइट करेंगे और लड़ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हम बेनिफिट भी नहीं लेने देंगे। ठीक है, आपके राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं एक सरकार से, केंद्र की सरकार से, लेकिन अगर जो केंद्र की सरकार किसी राज्य की भलाई के लिए या पूरे देश की भलाई के लिए कुछ योजनाएं बनाती है तो आप उन पे बोल देते हैं कि हम इनको लागू नहीं करेंगे। आप सीए एनआरसी के लिए बोल देते हैं इनको लागू नहीं करेंगे हम, वक्फ बिल के लिए बोल देते हैं हम लागू नहीं करेंगे। ये जो हो रहा है वो उससे बंगाल की जनता को मुझे लगता है फर्क पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि बंगाल में घुसपैठ का कोई मामला नहीं था। ममता बनर्जी का ही वो 2004 का सबको सीन याद होगा कि कैसे उन्होंने कागज, जब वो संसद में होती थी, कागज फाड़ के बेंच की तरफ उछाल दिए थे कि घुसपैठ का इतना बड़ा वो इतने करोड़ घुसपैठी हैं यहाँ। उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में आई तो घुसपैठी रहे नहीं, वो मुद्दा ही नहीं रहा, वो उनके वोट बैंक हो गए और वो उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात करने लगी कि हम एक भी बांग्लादेशी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। देखिए, अगर जो किसी भी राज्य की जनता के हक को कोई दूसरे देश के लोग आके खाते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है कि अगर जो उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो उन लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं जो वहां के वैलिड नागरिक हैं, उनको आप दूसरे देश के लोगों पे खर्च करने लगे, जाया करने लगे, तो इससे फर्क पड़ता है वहां के लोगों को। और आप फिर ये सोचें, आप सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स के नाम पे आप एक वर्ग को बढ़ावा देने लग जाएं। आपको पता है वो वर्ग 27% और आप एक मुश्त उनकी वोट मिलते हैं आपको, तो आप दूसरे वर्ग के बहुत सारे जो त्योहार हैं उन पे रोक लगा दें कि अब ये दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, ईद और ये एक साथ पड़ रहे हैं, होली एक साथ पड़ रहे हैं, रमजान और होली एक साथ पड़ रहे हैं, तो ये नहीं करने देंगे। जो बड़ा वर्ग है आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो फर्क पड़ता है। विश्वजीत जी, फर्क पड़ेगा इस बार? क्या बस्ता पैक होना है इस बार? देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बंगाल में आदमी, हर जाति का आदमी ममता बनर्जी को
वोट देंगे, क्योंकि बंगाल में डेवलपमेंट के ममता बनर्जी हर तरफ से, केंद्रीय सरकार का जो एजेंसी है नीति आयोग, उन्होंने बोला है कि बंगाल में पिछले 14 साल में 2 करोड़ आदमी का नौकरी हुआ है। बंगाल का 2021 में हारने के बाद केंद्रीय सरकार, बीजेपी का केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया अटका कर रखा है। पश्चिम बंगाल का आवास योजना का पैसा अटक कर रखा है। अच्छा, इन 15 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने नए रोजगार आए विश्वजीत जी, जरा ये भी बता दीजिएगा। 15 साल के आपके शासनकाल में कितने इन्वेस्टमेंट आया है और कितने, आपने सिंगूर जैसा केस किया, सिंगूर विवाद में आपने टाटा को वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया और टाटा बाहर आ गया, वो उससे किसको फर्क पड़ा? बंगाल की जनता को। बंगाल की जनता के पास रोजगार नहीं है विश्वजीत जी, सरकार आपको ये समझना चाहिए कि सुविधा नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को दे रहा है, जैसे में हो बंगाल को वंचित करना है, बंगाल को आम आदमी को वंचित करने का काम कर रहा है। फिर भी ममता बनर्जी बंगाल के आदमी के लिए काम कर रहा है। विकास कर दिया। मैं तो बोलता हूं कि बंगाल इस एक टाइम पे इस देश की कोलकाता आर्थिक राजधानी होता था, उसके बाद कोलकाता की क्या स्थिति हो गई है आप बताइए। कितने नए उद्योग धंधे बंगाल में लग रहे हैं, कितनी आईटी इंडस्ट्री, नए नए शहर डेवलप हो गए को बंगाल में, बताइए ना। देखिए हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया और छोटे छोटे शहरें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के सेंटर बन गए। लेकिन बंगाल ने क्या किया? जो बंगाल एक टाइम पे सिरमौर होता था देश का, कोलकाता सिरमौर होता था आर्थिक इकोनॉमी के मामले में, उस कोलकाता की स्थिति क्या है, बंगाल की स्थिति है क्या? आपके पास ना नीति, केंद्रीय सरकार, देखिए केंद्रीय सरकार वंचित करने के बाद भी बंगाल में ममता ने डेवलप किया है। कर्माधिगंत चर्मा नगारी 35,000 करोड़ रुपया वहां पर इन्वेस्ट हुआ है। 7.5 लाख आदमी का नौकरी वहां पर हो रहा है। सिलिकॉन वैली का आईटी हब 27,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट हुआ है। 75,000 लड़का का वहां पर लड़का लड़की वहां पर काम हो रहा है। बंगाल में कैडर हुआ है, दुर्गापुर कैडर हो रहा है, खड़गपुर कैडर हो रहा है। ऐसे बहुत काम डेवलपमेंट के लिए काम पश्चिम बंगाल कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना हो रहा है, साइकिल फैक्ट्री हो रहा है, यहाँ पर मेट्रो खोज हो रहा है, ये सब खोज कर रहा है। लेकिन केंद्रीय सरकार हर कंपनी को भड़काने के बाद भी ममता बनर्जी के लिए काम करने बाहर का बहुत कंपनी आ रहा है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर बंगाल का बहुत आदमी उसे काम कर रहा है। लेकिन केंद्रीय सरकार, जो संविधान बोल रहा है केंद्र सरकार को हर स्टेट को समान अधिकार देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। बंगाल के में बीजेपी जो बोल रहा है वही केंद्र सरकार कर रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको ना समान अधिकार नहीं चाहिए, केंद्र सरकार ऐसे नहीं कर सकती कि किसी को ऐसा थोड़ी, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं और राज्यों का पैसा भी केंद्र सरकार के पास ड्यू है, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए विशेषाधिकार, आप बोल रहे हैं कि हमें विशेषाधिकार केंद्र नहीं दे रहा है। ये जो आपकी स्थिति है वो गलत है। देखिए विशेषाधिकार किसी राज्य को ऐसे नहीं मिल सकते। आप जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दिए हैं आपने, किस स्थिति में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं बंगाल में? बंगाल की पॉपुलेशन पता है आपको कितने वोटर हैं और आपके बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।